बजट 2022 में कहाँ होगा खर्चा और कहाँ से होगी कमाई, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे। सर, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सर, काफ़ी बैलेंस बजट आपने इस बार पेश किया है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि 5 स्टेट्स हैं, इलेक्शन मोड है, पॉपुलिस्ट बजट होगा, लेकिन जो आपका कैपेक्स है 35% इंक्रीज़ हुआ है। सर, कहाँ से इनकम आएगी, कैसे इसको यूज़ किया जाएगा सर? इसमें हमारे सोर्सेज तो हमने बजट में पूरा ट्रांसपेरेंटली बताया है। एक तो रेवेन्यू इंक्रीज हम अनुमान करते हैं कि एक्सेप्टिंग एक्साइज ड्यूटी उसमें 14% का ग्रोथ होगा, मतलब इनकम टैक्स एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटी में क्योंकि 5 रुपया पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कम किया गया नवंबर में, उसमें इस जो आने वाले साल है उसमें इस साल से कम होगा रेवेन्यू, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू में 10% का ग्रोथ होगा। दूसरा सोर्स तो यही है कि बोरोइंग हम बैलेंस अमाउंट के लिए बोरोइंग करते हैं, और इन टोटल हमारे बोरोइंग प्लस एक्स्ट्रा रेवेन्यू से हम पूरा ये एक्सपेंडिचर प्लान को पूरा करेंगे। और हमने जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर है, अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है, उसमें बहुत टाइट कंट्रोल रखा है, ताकि इसमें हम पूरा जो खर्च है वो जो जन कल्याण के लिए यूज़ हो सकता है उस पर्पस में यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हम अनप्रोडक्टिव जो सरकारी ओवरहेड्स हैं उसमें ज़्यादा खर्च करें, इसको हमने बहुत टाइट रखा है। तो ये 3 मेथड से हम इसको करेंगे। लेकिन सर की तरफ से तो कंट्रीब्यूशन इस बार कम हो गया है, 65,000 करोड़। सर नहीं, कंट्रीब्यूशन कम मतलब ये तो एस्टिमेट्स है, राइट। मेन चीज़ है कि जो हम लोग स्ट्रैटेजी हमारी विनिवेश की ये रहेगी कि हम लोग रियलिस्टिक टारगेट रखें और उनको फिर करें, ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करें। और दूसरा जो हमारा न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी जो अनाउंस की थी वित्त मंत्री जी ने लास्ट बजट में, जिसको नोटिफाई किया था 4 फरवरी 2021 में, उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि हम निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और निजीकरण की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना, उनको लॉन्च करना, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसमें आते हैं। एक उदाहरण के लिए हमने अभी NINL जो है, ये नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा में एक है, जो कि 2 साल से वो कंपनी बंद पड़ी है और 4000 करोड़ से उसका नुकसान है। लोगों को, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को 2 साल से सैलरी नहीं मिली है, उनके PF ड्यूज़ बाकी हैं, बैंकों का पैसा बाकी है। अब ऐसे में यदि हम उसको विनिवेश के जरिए रिहैबिलिटेट करते हैं तो कम से कम उसको अगले 3-4 सालों में 50,000 करोड़ की वहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि उसका पोटेंशियल 5 मिलियन टन प्लांट का है और वो 1 मिलियन टन प्लांट पे है। तो इस तरह के जो प्राइवेटाइजेशन से हम ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी बढ़ाते हैं और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हालांकि सरकार को इसमें से एक भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमारी डायरेक्ट इक्विटी नहीं है, और MMTC और अन्य और उड़ीसा गवर्नमेंट की संस्थाओं को भी इसमें पैसा मिलेगा, लेकिन हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो हम उसको फिस्कल की तरह से हमेशा विनिवेश को न देखें, बल्कि उसको रिफॉर्म की दृष्टि से देखें, ये हमारी चेष्टा है। तो सर, बजट से हटके एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पूछना चाहता भी था पहले। सर, NINL में काफ़ी एग्रेसिव बिडिंग हुआ, सर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर दिया इसने? सर नहीं, वो तो पहला स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हम तो ये कहेंगे कि जिस हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसके विनिवेश में कोऑपरेशन दिया है, सहयोग किया है, यदि ऐसा ही सहयोग हमें और जगह भी मिले, जैसे RINL है या नगरनार स्टील प्लांट है या और चीज़ें हैं जो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें भी इसी तरह से हो, तो हम बहुत अच्छा एक वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी कुछ जो हम कह रहे हैं कि प्राइवेट कैपिटल को बढ़ावा देना है, वो बजट तो एक ओवरऑल विजन होता है, लेकिन उसको करने के लिए हमें कई सारे स्टेप्स लेने होते हैं और उनमें से ये भी स्टेप एक है। सर, सरकार के सामने इस समय 2 डोमेस्टिक और एक ग्लोबल इशू है। 2 है आपका इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, 3rd है फेड का टेपरिंग है। तो इसके लिए सर क्या तैयारी होगी, और जो स्पेशली सर एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को कैसे देखा जाएगा? एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने बहुत इसमें ध्यान देकर इस बजट को बनाया। एम्प्लॉयमेंट में एक जैसे वो डोल स्कीम्स हैं, उस पे हमने ज़्यादा
ध्यान नहीं दिया. वी हैव पेड अटेंशन टू क्रिएटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकार का डोल नहीं है. तो इसलिए क्या क्या हमने किया, एक तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि हम MSMEs के लिए 2 लाख करोड़ का अधिक नॉन कोलैटरल लोन हम CGT MSC से प्रोवाइड करेंगे. इसके लिए जो उनका कॉर्पस को इंक्रीज करना है उसका खर्च हम करेंगे. अगर उसके प्रक्रिया में कुछ चेंजेस करने चाहिए to make it easier for people to get, that also we will do. So that is being studied and that necessary provision will be made. So 2 lakh crore is a very large amount right. for MSMEs, and it is not connected with ECLGS. ECLGS is for a limited purpose of pandemic affected companies. ये तो बाकी सब अन्य MSMEs के लिए 2 लाख करोड़ का है. ये बहुत बड़ा स्टेप है. और MSMEs मैक्सिमम जॉब क्रिएटर्स और लेबर इंटेंसिव है हमारे इकोनॉमी में. दूसरा ECLGS में भी जो पैंडेमिक अफेक्टेड सेक्टर्स है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेक्टर्स, 50,000 करोड़ एक एक्सक्लूसिव प्रोविजन फॉर दोज सेक्टर्स. उस व्हेन दोज सेक्टर्स आर एबल टू रीओपन, तब तक तो हम जो भी हम प्रोवाइड करें वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा. हम अगर लॉकडाउन है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उस टाइम पे कैश देने से एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होता है. बट वेन एवर द हेल्थ सिचुएशन इम्प्रूव एंड इट इज़ इम्प्रूविंग, this will provide them money to restart and to re-employ and to increase their employment. Third, capital expenditure जो आपने भी कहा 35% इंक्रीज किया है, उससे बहुत बड़ी मात्रा में जॉब क्रिएशन होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होगा. और हमने स्टेट्स को भी 1 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है, जिससे ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में होगा. ये स्टेट लेवल पे हर एक ज़िले में प्रोजेक्ट्स होंगे और उनका भी एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगा. और इसमें लास्ट जो मैं जिक्र करूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो सड़क बनाने वाला स्कीम है, उसमें हमने 27% इंक्रीज किया है बजट में. और उसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स लोन्स हैं, उसमें भी एक कंपोनेंट होगा, जिससे अगर स्टेट चाहता है तो ये जो उनका काउंटर पार्ट फंडिंग है ग्राम सड़क योजना का 40%, उसमें भी प्रायोरिटी रोड्स में इसको भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन सर्टन प्रायोरिटी ग्राम सड़क रोड्स कैन बी टेकन अप. तो ऑल दीज विल मीन क्विक ट्रांसलेशन ऑफ द मनी इनटू जॉब्स. ये हमारा उद्देश्य है. एंड व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन देखिए, हमने इसलिए डेफिसिट को काबू में रखा है. ये तो मानना पड़ेगा. तो हम इस स्थिति में भी डेफिसिट को हम कम कर रहे हैं. तो इन्फ्लेशन तो एक पार्टली रिजर्व बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेनली रिजर्व बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टली सरकार का. ऑफ कोर्स सरकार इज ऑलवेज आंसरेबल टू द पब्लिक एंड टू द पीपल. तो रिजर्व बैंक को तो अपना टारगेट है 4% का, लेकिन हमारे तरफ से हम डेफिसिट को बिल्कुल कंट्रोल में रखे हैं, while still making all these provisions for welfare expenditure as well as capital expenditure. So that is one of our major contributions to inflation control. दूसरा, इन्फ्लेशन जो स्टैटिस्टिकल है वो एक बात है, लेकिन जो कॉमन मैन को पॉकेट में हिट करता है, देखिए फूड प्राइसेस को तो मेंटेन किया है और गरीब कल्याण में एक्स्ट्रा भी दिया है. फर्टिलाइजर प्राइस इज टोटली फ्रोजन. सो in many ways the poor, especially in the rural areas, are being protected from that inflation. जो inflation statistically दिख रहा है, उनको उतना असर उसमें ये भी नहीं है. और then we have all our welfare schemes which are cash transfers and so on. So on the whole we are quite we feel that we have done whatever is possible from the government side to insulate people from inflation. लेकिन सर जो फेड टेपरिंग है, साथ में FPI का जो पुल आउट मनी है, वो सर आपके लिए, आपको लग रहा है एक बड़ा कंसर्न, स्पेशली सर हैम्परिंग ऑन रुपी सर? इट विल हैव सम इफेक्ट. जब इतना बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी में इतना बड़ा चेंज हो रहा है कि 10 साल से वो मनी क्रिएट करते रहें, जो हम नहीं करते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, 10 साल से वो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करते रहे हैं. और जो लोग हमें लेक्चर देता था कि मोनेटाइजेशन नहीं करने, वो 10 साल से कर रहे हैं. तो उसका रिवर्सल में असर तो होगा, लेकिन हम अभी बहुत मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी हैं. हमारे फिस्कल पोजीशन भी कई और देशों के तुलना में बेहतर है. तो वी आर इन अ पोजीशन टू वेदर इट. वी विल बी एबल टू हैंडल इट. देयर विल बी सम इफेक्ट. देयर विल बी सम इफेक्ट ऑन कैपिटल फ्लोज. देयर विल बी सम इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट. देयर विल बी सम इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट. बट इट इज़ मैनेजेबल. वी फील वी कैन मैनेज इट. लेकिन सर यदि दोनों एक साथ बढ़े, मान लो पेट्रोल डीजल के प्राइजेज एक साथ, क्योंकि जो फॉरेन ब्रोकरेजेज एक्सपेक्ट कर रही हैं सर अबव 100 प्लस सर फेड टेपरिंग, तो सर उस कंडीशन पे सर देखिए, ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो नॉर्मली दे आर रॉन्ग.
जब वो कहते हैं कि 70 होगा वो 100 हो जाता है, जब 100 कहते हैं तो 70 भी हो सकता है। तो ये फॉरेन ब्रोकरेजेस का मैं इतना क्रेडिट नहीं दूंगा कि वो क्रेडिट कर पाएंगे। और एक काउंटर इंट्यूटिव भी है, जब फेड टेपरिंग होगा नॉर्मली उससे कमोडिटी प्राइसेस में रिडक्शन का संभावना ज़्यादा है। ये जो इंक्रीज हो रहा है ये पेक्यूलियर इवेंट से हो रहा है, जैसे वहाँ अबू धाबी में एक ऑयल फील्ड में अटैक हुआ, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच जो गैस सप्लाई में जो प्रॉब्लम्स, तो ये टेम्पररी फैक्टर्स हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आई थिंक वील बी एबल टू मैनेज। इट्स अ वेरी अनसर्टन पोजीशन बट वी आर प्रिपेयर्ड। सर यदि हम डाइवेस्टमेंट की बात करें सर, LIC हम उम्मीद कर रहे हैं, मैम ने भी बिल्कुल अपने बजट में बोल दिया शॉर्टली इट विल कम। सर कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं? मार्च 31 मार्च। नहीं, 31 मार्च से पहले लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट हो जाएगा सर। साथ ही जो BEML, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BPCL सर, जो हम मान रहे थे सर कैश काउ कंपनी है, सबसे इजी होगा डाइवेस्ट करने में, लेकिन आपने एयर इंडिया कर लिया, लेकिन BPCL में देखिए वो ये सारी चीज़ें कंपैटिटिव बिडिंग के आधार पर हैं। आपको पता है कि कोई भी सरकारी हम पब्लिक एसेट्स करते हैं प्रॉपर वैल्यूएशन पे और प्रॉपर बिडर्स इंटरेस्ट के बेसिस पे ही करते हैं। और कुछ ऐसी स्थिति बनी जिससे कि बिडर्स का इंटरेस्ट थोड़ा वेन हुआ है, हम उनको परसुएट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ के फाइनेंशियल बिडिंग की ओर जाएं। और जहाँ तक BEML और शिपिंग कॉर्पोरेशन का है वो ड्यू डिलिजेंस फेज़ में है और जल्दी वहाँ पे फाइनेंशियल बिडिंग होगी। सर एक चीज़ जो सरकार कर रही है कि जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनको सेल नहीं कर रही है, उनको एक अलग कंपनी, सेपरेट कंपनी बना के आप रख रहे हैं। तो क्या सर ये जो रियल एस्टेट एसेट्स हैं उनको क्या एक पर्टिकुलर कंपनी में बाद में ट्रांसफ़र करके ऑक्शन किया जाएगा? क्या आगे की इसकी क्या प्रोसेस होगी? नहीं, इसका प्रोसेस ये है कि यदि आप रियल एस्टेट कम एसेट्स के साथ कंपनी में रखते हैं तो उसकी वैल्यूएशन पे, ऑपरेटिंग कंपनी की वैल्यूएशन पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका प्राइस तो हम उसको आंकेंगे और उनके लिए वो यूज़लेस है। क्योंकि किसी को यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके लिए एक बेंगलोर में यदि 170 जैसे BEML के पास 150 एकड़ की ज़मीन मतलब बेंगलोर सिटी में है, तो वो तो उसकी वैल्यू तो डिफरेंट वे से होगी, पर BEML इज़ नॉट अ रियल एस्टेट कंपनी, तो इसलिए हम वो अलग करके उसको अलग से मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और इससे अर्बन रिन्यूअल के लिए भी जगह मिलेगी और वो उसकी अलग से बिडिंग होगी, क्योंकि हमारे तो सब प्रोसेस में बिडिंग से होगा, लेकिन उसको उसके साथ क्लब करना। इसीलिए हमने जैसे एयर इंडिया में भी बहुत सारे एसेट्स जो हैं, अबाउट 14,000 करोड़ के एसेट्स जो हैं वो हमने एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। तो इसलिए क्योंकि उनका जो अलग से मोनेटाइजेशन बाद में भी हो सकता है, वो ऑपरेटिंग कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के काम करने के लिए हमें एक संस्था की ज़रूरत है जो कि एक अच्छे ढंग से उसको आगे ट्रांजैक्शंस को कर पाए, जिसमें कैपेसिटी हो। अभी सरकार में अभी जैसे विभिन्न मंत्रालयों में, क्योंकि केंद्र सरकार लैंड इंटेंसिव नहीं है, तो बहुत से सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस कुछ क्लोज्ड हो गए हैं, तो उन लोगों का उनका जो ज़मीन है उसको करने के लिए कोई एक संस्था की ज़रूरत है जो उसको प्रॉपरली मोनेटाइज कर सके। और मोनेटाइजेशन के भी तरह तरह के मॉडल हैं, ऑक्शन है, डेवलपमेंट मॉडल है, लीज मॉडल है। तो हमारा ये है कि यदि हम ऐसी संस्था एक बनाते हैं तो इससे बहुत सारे जो नॉन कोर जो एसेट्स अभी बेकार में जो ज़मीन पड़ी हुई है, देखिए इकोनॉमी को गति देने के लिए बेकार के एसेट्स को यूटिलाइज करना, जैसे मैंने NINL का उदाहरण दिया था, किसी भी कोई भी एक यदि अंडर परफॉर्म कर रहा है उसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा जहाँ की उसका ऑप्टिमाइजेशन हो, और वही इसका भी उद्देश्य है। तो सर आपके हिसाब से नेक्स्ट ईयर के ग्रोथ ड्राइवर्स सेक्टर्स कौन से होंगे सर? इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसलिए हम उस पर बैंक कर रहे हैं कि रोड्स, रेलवेज, टेलीकॉम, रूरल रोड्स, पोर्ट्स, state infrastructure projects, they will be the main driver next year, and by then hopefully private capital investment will pick up. हाँ सर, क्रेडिट टेक ऑफ सर इस समय काफ़ी कम है, क्योंकि बैंक्स भी रिलक्टेंट है सर पैसा देने के लिए। AA+ है तो आप पैसा ले जाइए, उसके नीचे पैसा नहीं मिल रहा। तो सर उस पर सरकार यदि कुछ देखें, क्योंकि MSME जो आपने 2 लाख करोड़ बोला सर, लेकिन प्रॉब्लम MSME के सामने भी यही है कि बैंक्स इज़ नॉट ईजी टू लेंड सर। तो सर वो कैसे सॉल्व होगा?
इट्स अ चैलेंज, बट आई थिंक अभी स्थिति ये हो रहा है कि बैंक्स को भी दे विल हैव टू लुक फॉर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, बिकॉज they also have to make profits. They have to earn some money from somewhere. If they don't lend, this easy banking का स्थिति अभी it won't be easy for, because we are not expanding the deficit. This easy purchase of government security is going to become more scarce. So over a period of time they'll be forced to lend तो for हम their own उम्मीद reasons. तो उम्मीद करें सर जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हाँ, तो हमारी कंट्री और बेहतर होगी, बेहतर ग्रोथ के साथ होगी। यही इसी उम्मीद के साथ हम ये वार्तालाप या विचार विमर्श यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम सर। ये थे हमारे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी और दीपम सेक्रेटरी, जिन्होंने हमारे साथ 2022 में किस तरीके की अर्थव्यवस्था रहेगी उस पर चर्चा की।